जय हिंद प्यारे साथियों। अद्वैत एसीआई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, एक लंबे समय के बाद में आज हम इंडियन पॉलिटी की दूसरी क्लास लेने के लिए जा रहे हैं। इस पर हमने पहली क्लास लगभग 8 से 10 दिन पहले हमने पहली क्लास ली थी, जिसमें आपको समझाया था कि आखिर इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने इंडियन पॉलिटी की हमारी फर्स्ट वाली क्लास यदि देखी होगी तो आप उसको देख करके एक अनुमान लगा पाएंगे कि आखिर इंडियन पॉलिटी में हमें किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करनी होती है। तो यदि आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आप लोग उस क्लास को एक बार देखिएगा, और उस क्लास को देखने के बाद में जब आप इस क्लास को देखेंगे तो आपको विधिवत तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी। तो प्यारे साथियों, ये जो हमारी क्लास होने वाली है, ये किस किस एग्जाम को टारगेट करके हम इस क्लास को लेंगे, आप सबसे पहले उसी चीज को समझेंगे। तो ये जो क्लास है हमारी, ये भारत की राज्य व्यवस्था क्लास नंबर 2 हमारी है। ये पहली क्लास में हमने आपको सिलेबस समझाया है। इस क्लास में जो हम डिस्कशन करेंगे वो करेंगे संविधान से जुड़ी महत्वपूर्ण शब्दावली। यानी भारत का जो संविधान है, उस संविधान में जो महत्वपूर्ण शब्दावली है वो सभी शब्दावली आज की क्लास में हम समझेंगे। क्योंकि संविधान को समझने के लिए आपको केवल संविधान की शब्दावली की ठीक ठाक समझ यदि है तो आप संविधान को आसानी से समझ लेंगे। आप यदि देखेंगे तो संविधान को जो कठिन बनाती है वो केवल और केवल संविधान की शब्दावली ही बनाती है। आप लोगों ने भारतीय संविधान के बारे में एक अनूठी पंक्ति सुनी होगी कि जो भारत का संविधान है ये वकीलों का स्वर्ग है। वकीलों का स्वर्ग इसको इसलिए भी कहा गया है क्योंकि इसकी जो शब्दावली है, इसकी जो भाषा है, इसकी जो लैंग्वेज है, वो केवल वकीलों को ठीक से समझ में आ जाती है। इसलिए हम भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग भी कह देते हैं। तो अगर आप शब्दावली को ठीक से समझ पाएंगे तो उम्मीद है कि आगे की क्लास भी आप सिस्टमेटिक तरीके से समझ लेंगे। तो ये जो क्लास हमारी होने वाली है, ये संविधान से जुड़ी महत्वपूर्ण शब्दावली उपयोगी किस किस एग्जाम के लिए रहेगी। यदि आप लोग यूपीएससी प्री एग्जाम दे रहे हैं, क्योंकि मेंस में तो आपको पता है रिटन होता है, लिखना होता है, हमें डेस्क्रिप्टिव होता है। हालांकि अगर आप मेंस का एग्जाम भी देंगे तो यहाँ से आपको बहुत लाभ होने वाला है। तो आप यूपीएससी दे रहे हैं, यूपी पुलिस का एग्जाम आप दे रहे हैं, यूपीएसआई, स्पेशल रूप से ये जो क्लास हम टारगेट कर रहे हैं वो यूपीएसआई को देख करके और यूपी पुलिस को देख करके हम टारगेट कर रहे हैं। यूपी पैट का एग्जाम आप दे रहे हैं, या आरआरबी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी, आरओ, एआरओ, यूपी पीसीएल या लेखपाल, या आप अन्य कोई भी ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जहां पर इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये क्लास उसके लिए उपयोगी रहेगी। ये कुछ हमारे बारे में जानकारी है, ये हमारा नाम है, बाकी आप सभी जानते हो उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्टेड हैं। तो सबसे पहले क्लास की शुरुआत करने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमें आखिर इस क्लास में पढ़ना क्या होगा, अध्याय में हमें क्या जानना होगा। तो इस अध्याय में जो हम आपसे चर्चा करेंगे वो इन बिंदुओं पर आपसे चर्चा करेंगे। टॉपिक का नाम है संविधान से जुड़ी महत्वपूर्ण शब्दावली। इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम जानेंगे राज व्यवस्था क्या है, राज व्यवस्था किसको कहते हैं, राज व्यवस्था ये जो शब्द है ये अपने आप में कैसे कैसे बना है, वो सारी चीजें हम जानेंगे। फिर पढ़ेंगे शासन प्रणाली किसको बोलते हैं, क्या महत्व है शासन प्रणाली का। तीसरा हम पढ़ेंगे राजनीति के बारे में। अक्सर आप लोगों ने ये राजनीति शब्द एक गंदे अर्थों में प्रयोग होते हुए देखा होगा, लेकिन असल जिंदगी में इसका हम महत्व समझेंगे कि आखिर असल में राजनीति का जो अर्थ होता है वो क्या होता है। फिर हम जानेंगे संविधान के बारे में, संविधान क्या है, संविधान किसको कहते हैं, वो चीजें हम समझेंगे।
संविधानवाद क्या है? संविधानवादी हम किसको कहेंगे? जैसे आप लोगों ने अक्सर सुना होगा गांधीवादी और पूंजीवादी। ठीक है, तो ऐसे ही हम समझेंगे कि आखिर जो संविधानवादी होता है उसका क्या मतलब होता है। अनुच्छेद किसको कहते हैं? अनुच्छेद के बारे में हम जानेंगे। कानून क्या है? कानून किसको कहते हैं? वो कानून के बारे में हम पढ़ेंगे। लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? किसको बोलते हैं लोकतंत्र, वो जानेंगे हम। गणतंत्र या गणराज्य का मतलब क्या होता है? उद्देश्य का मतलब जो संविधान की प्रस्तावना है वो प्रस्तावना क्या है, उस प्रस्तावना का क्या महत्व है, वो चीजें हम आज की क्लास में जानेंगे। फिर हम पढ़ेंगे संप्रभुता क्या होता है, पंथ निरपेक्ष या पंथ निरपेक्षता क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष या फिर धर्मनिरपेक्षता क्या होता है वो जानेंगे हम। समानता और समता, ये दो शब्दों पे हम आपसे गहराई में चर्चा करेंगे, क्योंकि अक्सर हम समानता और समता में ही अंतर नहीं कर पाते हैं कि समानता क्या है और समता क्या है। समानता और समता में क्या डिफरेंस है वही हम नहीं कर पाते हैं, तो वो चीजें हम इसमें जानेंगे। राज्य किसको कहते हैं, राष्ट्र क्या है, शासन क्या है, प्रशासन किसको बोल देंगे, सुशासन क्या होता है और ई शासन क्या है, स्मार्ट शासन क्या है, अधिकार किसको बोलते हैं, अधिकार के बाद में मूल अधिकार क्या है, संवैधानिक अधिकार किसको कहेंगे, कानूनी अधिकार क्या है, नागरिक अधिकार, मानव अधिकार, कर्तव्य, संसद किसको बोलते हैं, विधायिका के क्या क्या काम होते हैं, विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है और न्यायपालिका क्या है। इन तमाम बिंदुओं पर आपसे क्या करेंगे, आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है एक संयम के साथ में आप पेन कॉपी लेकर के बैठेंगे और साथ में आप नोट डाउन भी करते हुए चलेंगे, क्योंकि एग्जाम से पहले यदि आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो आपको रिवीजन बहुत बहुत बार करना होगा, क्योंकि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आपको चीजें याद नहीं होंगी। क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी आबत जात से सिल पर पड़त निशान। यानी अभ्यास करते रहने से जो जड़मती होता है, यानी जो बुद्धिहीन होता है, वो भी क्या बन जाता है, सुजान यानी बुद्धिमान बन जाता है। जिस तरीके से पत्थर पर एक कमजोर रस्सी को हम बार बार आगे पीछे करते हैं तो जो रसरी होती है वो उस पर क्या कर देती है, निशान पड़ा देती है। तो याद रखेंगे इस बात को, आपको अभ्यास बराबर करना है, उसको रिवाइज बराबर करना है, तभी चीजें आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। चलिएगा देखते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर जो राज व्यवस्था होता है, राज व्यवस्था का क्या मतलब होता है। यदि आप राज व्यवस्था को देखेंगे तो राज व्यवस्था को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं पोली। राज व्यवस्था यानी कि पॉलिटी। राज व्यवस्था जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, राज प्लस व्यवस्था। हालांकि कुछ इसको राज्य प्लस व्यवस्था में भी तोड़ देते हैं, तो अभी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो राज व्यवस्था जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, राज प्लस व्यवस्था। राज का जो अर्थ होता है वो होता है शासन। राज का अर्थ क्या होता है, शासन होता है। जैसे आपने देखा होगा मोदी राज है, योगी राज है, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, या अक्सर आप लोग सुनते होंगे हिंदू राज। तो राज का मतलब होता है एक प्रकार से शासन। व्यवस्था का अर्थ होता है योजना, यानी कि आप देखेंगे तो राज व्यवस्था के एक अर्थ हो जाएगा शासना। शासन योजना मतलब योजना बना करके शासन करना ही आपका क्या है, राज व्यवस्था है। यानी आप देखेंगे तो राज व्यवस्था शब्द का क्या अर्थ निकल जाएगा, योजना बना करके शासन करना आपका क्या कहलाएगा, राज व्यवस्था कहलाएगा। अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं कि संविधान को व्यवहार में लाने की व्यवस्था, यानी कि एक उदाहरण के तौर पे आप समझिएगा, हमने एक किताब बनाई, उस किताब में जो नियम कानून हमने रखे हैं वही राज व्यवस्था कहलाएंगे। यानी संविधान को व्यवहार में लाने की व्यवस्था ही क्या कहलाएगी, राज व्यवस्था कहलाएगी। संविधान बना दिया हमने, बना करके रख दिया, लेकिन जब हमने उसको व्यवहार में हम उसको लेकर के आए, हमने उसको लागू किया, उसको यूज किया, तो वो जो हमने यूज किया है उसी को हम बोल देंगे राज व्यवस्था है। या आप ये भी याद रख सकते हैं, विधायिका। विधायिका हम उसको बोलते हैं जो कानून बनाता है। विधायिका का मतलब होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का मतलब होता है कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का मतलब होता है उस पर न्याय देना। यदि उसमें कोई कमी रह रही है
उस पर कोई ऑब्जेक्शन उठता है तो उस पर जो न्याय देने का काम होता है वो न्यायपालिका का होता है। तो विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के संदर्भ में स्थापित मूलभूत सिद्धांत एवं व्यवस्था को ही हम क्या कह देंगे, राजव्यवस्था कह देंगे। कहने का मतलब ये है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के संदर्भ में जितने भी सिद्धांत बनाए गए हैं उन सभी सिद्धांतों को हम क्या बोल देंगे, राजव्यवस्था बोल देंगे। तो राजव्यवस्था शब्द को उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। राज प्लस व्यवस्था से ये बना हुआ है, अर्थात कह सकते हैं कि आप कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के संदर्भ में जो भी मूलभूत सिद्धांत बनाए गए होंगे वही आपके क्या कहलाएंगे, राजव्यवस्था कहलाएंगे। राजव्यवस्था के बाद में आप अक्सर सुनते हैं और वो होता है आपका शासन प्रणाली। शासन प्रणाली यानी कि गवर्नेंस सिस्टम। शासन प्रणाली यानी गवर्नेंस सिस्टम। तो शासन प्रणाली का मतलब क्या होता है, स्थापित राजव्यवस्था। यानी राजव्यवस्था को जब हमने स्थापित कर दिया, वो जो मूलभूत सिद्धांत थे, वो जब मूलभूत सिद्धांत हमने बना दिए, यानी स्थापित राजव्यवस्था यानी वो जो मूलभूत सिद्धांत थे वो जब हमने बना दिए, का क्रियात्मक स्वरूप, उसका जो सक्रिय रूप होगा, क्रियात्मक स्वरूप ही शासन प्रणाली कहलाएगा। आप इसको सिंपल शब्दों में समझिएगा कि मूलभूत सिद्धांत, अगर सिद्धांत हमने लिख दिए, सिद्धांत हमने बना दिए, तो वो तो कहलाएगा राजव्यवस्था। जब हमने उन सिद्धांतों को लागू कर दिया, उसका जो क्रियात्मक स्वरूप था उसको जब हमने लागू कर दिया, तो वो आपका कहलाएगा बेटा शासन प्रणाली, गवर्नेंस सिस्टम आपका वो कहलाएगा। इसके बाद में आप देखेंगे तो आगे जो शब्द है वो है राजनीति। ये राजनीति शब्द आप लोगों ने कई बार सुना होगा, पॉलिटिक्स। आपने देखा होगा अगर दो मित्र हैं और एक मित्र दूसरे मित्र से दगा कर दे तो हम कहते हैं कि वो राजनीति खेल रहा है। वो क्या खेल रहा है, राजनीति खेल रहा है। राजनीति का अगर हम देखें तो वर्तमान में बड़ा गंदा अर्थ लिया जाता है। राजनीति का अर्थ ही क्या मान लिया जाता है, सांठगांठ मान लिया जाता है, लेकिन राजनीति असल में वो नहीं होता है जो हम मानते हैं। राजनीति का अर्थ क्या होता है, किसी नीति विशेष के द्वारा, यानी किसी विशेष नीति के द्वारा, विशेष नीति के द्वारा शासन करना, यानी किसी स्पेसिफिक नीति के द्वारा शासन करना या विशेष उद्देश्यों को प्राप्त करना ही राजनीति कहलाता है। देखो, कोई हमने स्पेसिफिक या कोई विशेष हमने नीति बनाई, उसके द्वारा जब हम शासन करेंगे तो वही आपका राजनीति कहलाएगा। या आप एक परिभाषा और याद रख सकते हैं राजनीति के बारे में कि जनता के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर ऊंचा करना ही राजनीति है। जनता का जो सामाजिक स्तर है उसको उठाना या जनता के आर्थिक स्तर को ऊपर उठाना ही आपका क्या कहलाएगा, राजनीति कहलाएगा, पॉलिटिक्स कहलाएगा। उम्मीद है राजनीति को आप समझ पाए होंगे। अगला शब्द है संविधान। संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का मतलब क्या होता है, तो संविधान जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम प्लस विधान। संविधान शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है, सम प्लस विधान। सम का जो अर्थ होता है वो होता है बराबर। सम का अर्थ क्या होता है, सम का अर्थ होता है बराबर, और विधान का अर्थ होता है नियम या कानून। नियम या कानून, तो बराबर कानून, यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए बनाए गए बराबर कानूनों का संग्रह ही आपका एक प्रकार से क्या कहलाएगा, संविधान कहलाएगा। तो अगर हम इसको परिभाषा में देखें संविधान को, तो आप बताइएगा कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है। संविधान असल में एक किताब है, एक पुस्तक है, एक पोथी है। संविधान असल में क्या है, एक पोथी है, एक किताब है, और उस किताब में कुछ नियम कानून हमने लिख दिए जो सभी के लिए लगभग लगभग बराबर हैं, समान हैं, और हमने कह दिया है कि ये हमारे देश में सर्वोपरि होगा, इसके आधार पर हम शासन को चलाएंगे। तो उसी को हमने क्या नाम दे दिया है, संविधान का नाम दे दिया है।
अब संविधान की कुछ विशेषताएं होती हैं, दो चार विशेषताएं हम समझ लेंगे, उसके बाद में तो हम आगे की जो क्लासेस होने वाली है उसमें तो हम चीजों को गहराई से समझेंगे ही समझेंगे। विशेष में याद रखेंगे कि यह किसी देश का प्राथमिक कानून होता है। संविधान जो होता है वो किसी भी देश का प्राथमिक कानून होता है। प्राथमिक कानून का मतलब होता है कि उससे ऊपर कोई कानून नहीं होता है। जैसे यदि हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो भारत में जो सर्वोपरि पुस्तक है वो एक प्रकार से संविधान की ही पुस्तक है, उससे ऊपर आपकी कोई भी पुस्तक नहीं है। हाँ, अलग अलग धर्म अलग अलग धर्मों की अलग अलग मान्यताएं हैं कि हिंदू धर्म में गीता सर्वोपरि है और इस्लाम धर्म में कुरान सर्वोपरि है, लेकिन अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो भारत के परिप्रेक्ष्य में जो सर्वोपरि पुस्तक मानी जाएगी वो संविधान ही माना जाएगा। हमारे लिए सबसे पहले संविधान होगा, बाद में हमारी धार्मिक पुस्तकें होंगी। तो संविधान याद रखेंगे यह किसी देश का प्राथमिक कानून होता है, इससे ऊपर कोई कानून नहीं होता है। दूसरा, इसमें शासन व्यवस्था की नियमावली शामिल होती है। इसमें लिखा हुआ होता है कि हम शासन किस प्रकार से चलाएंगे। शासन व्यवस्था की इसमें क्या होगी, नियमावली होगी। तीसरा इसमें क्या होगा, इसमें सरकार की शक्ति एवं सीमाएं बताई जाएंगी। इसमें बताया जाएगा सरकार की ये पावर है, सरकार ये कर सकती है। तो इसमें सरकार की क्या होगी, नियमावली होगी, सरकार की शक्ति होगी, सरकार की सीमाएं भी बताई जाएंगी कि सरकार यहाँ तक क्या करेगी, काम करेगी। अब एक शब्द होता है संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। संविधानवाद, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। संविधानवाद क्या होता है जैसे आपने सुना होगा गांधीवाद, गांधीवाद, गांधीवादी, ये दो शब्द आपने सुने होंगे। तो जैसे अगर हम संविधानवाद की बात करें तो संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था का संचालन करना ही संविधानवाद है। देखो इस शब्द को ध्यान से समझना, संविधान के अनुसार शासन करना, संविधान के अनुसार शासन करना ही आपका क्या है, संविधानवाद है। जैसे गांधी जी के अनुसार चलना ही आपका क्या है, गांधीवाद है। या रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार चलना ही एक प्रकार से हम बोल देंगे टैगोरवाद है। यानी सिंपल शब्दों में आप समझेंगे कि संविधान के अनुसार शासन करना आपका क्या कहलाएगा, संविधानवाद कहलाएगा। और जो व्यक्ति संविधान के अनुसार चलेगा वो व्यक्ति संविधानवादी कहलाएगा। इन दोनों शब्दों को आप एक ही तरीके से एक ही जगह पर आप समझ सकते हैं। तो अगर हम संविधानवादी की बात करेंगे यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्चिस्ट की बात करेंगे, संविधानवादी का क्या मतलब हो जाएगा, तो संविधानवादी का मतलब हो जाएगा संविधान के अनुसार कार्य करने वाला व्यक्ति संविधानवादी कहलाएगा। जो व्यक्ति संविधान के अनुसार काम करेगा, जो व्यक्ति संविधान के अनुसार कार्य करेगा, वो व्यक्ति आपका क्या कहलाएगा, संविधानवादी कहलाएगा। अगर हम गांधी जी के अनुसार काम करेंगे तो हम गांधीवादी कहलाएंगे, उसी संविधान के अनुसार हम काम करेंगे तो संविधानवादी कहलाएंगे। आगे देखेंगे तो अगला जो शब्द है वो है अनुच्छेद। अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल। अनुच्छेद को हम क्या बोल देंगे, आर्टिकल बोल देंगे। आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल का मतलब होता है संविधान में नियम, कानून, प्रावधान अथवा उपबंधों को लिखना ही अनुच्छेद कहलाता है। जैसे भारतीय संविधान में यदि आप देखेंगे तो 395 395 आर्टिकल थे जब आपका संविधान बन के तैयार हुआ और जब आपका संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। तो उस समय भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल थे जो वर्तमान में 465 70 के आसपास कुछ लोग मानते हैं। उसकी यदि हम सब क्लाउज जोड़ देते हैं तो 470 के आसपास हो जाते हैं। तो यदि आप देखेंगे तो उसमें वो जो नियम कानून हमने लिख दिए हैं, वो जो नियम कानून प्रावधान या उपबंधों को हमने लिख दिया है, वो जो लिखना है वही आपका क्या कहलाएगा, उसमें अनुच्छेद कहलाएगा। एक होता है कानून। आपने कानून शब्द कई बार सुना होगा। तो कानून का अर्थ क्या होता है कि संविधान के अनुरूप बनाए गए बाध्यकारी नियमों का समूह जिनके उल्लंघन पर व्यक्ति को दंडित किया जा सके, उसे कानून कहा जाता है।
हमने कोई नियम कानून बना दिया, सपोज दैट हमने कानून बना दिया कि भाई भारत का प्रत्येक बच्चा जिसकी उम्र कम से कम 14 साल होगी, उससे नीचे यदि वो काम करता हुआ पकड़ा गया तो उसको सजा दी जाएगी। तो ये हमने एक कानून बना दिया है, और यदि कोई व्यक्ति कोई बच्चा इसका उल्लंघन करेगा तो उसको हम दंड देंगे। तो यही आपका क्या कहलाएगा, कानून कहलाएगा। यानी कानून एक प्रकार से क्या है, ऑर्डर है। कानून यानी लॉ एक प्रकार से क्या है, संविधान के अनुरूप बनाए गए बाध्यकारी नियमों का समूह है। वो मानना ही मानना है। अगर हम उन नियमों को नहीं मानेंगे तो हमें उसका क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा, उसके लिए हमें क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। तो ये आपको याद रखना है। एक शब्द होता है लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। जैसे याद रखेंगे, जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। ये बात आप समझेंगे। जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक का मतलब है कि यहाँ कानून कौन बनाएगा, जनता बनाएगी। उसको लागू कौन करेगा, जनता करेगी। और उस पर न्याय कौन देगा, जनता देगी। यानी जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन ही आपका क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। जैसे कुछ देशों में आप देखेंगे तो वहां लोकतंत्र नहीं है। जैसे उत्तर कोरिया में आप जाएंगे तो डिक्टेटरशिप है, तानाशाही है। वहां पर कोई नियम कानून यदि बनाया जाएगा तो वो वहां की जनता से पूछ के नहीं बनाया जाएगा। वहां पर कोई भी कानून वहां का जो तानाशाह है वो स्वयं बना देगा और वो जनता में क्या कर देगा, उसको लागू कर देगा। जनता उसके लिए बाध्यकारी होगी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में यदि कोई कानून, कोई लॉ यदि कोई बनाया जाएगा तो उसमें जनता भाग लेगी उस कानून को बनाने में, और जनता ही उस कानून को लागू करेगी। हालांकि जनता से नहीं पूछा जाएगा, जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो कि आपके लोकसभा और राज्यसभा में बैठते हैं, वही मिलकर के क्या बनाते हैं, कानून को बनाते हैं। तो जनता का जनता के लिए, जनता द्वारा शासन ही कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। आप इसको और सिंपल शब्दों में समझ सकते हैं। जनता ही कानून बनाएगी, जनता ही उसको लागू करेगी, जनता ही न्याय देगी। यानी सारे काम जनता पर डिपेंड है। जनता चाहे तो प्रधानमंत्री आज किसी को बना दे, जनता चाहे तो आज ही प्रधानमंत्री पद से किसी को हटा दे, जनता चाहे तो आज ही मुख्यमंत्री किसी को बना दे, कल को उस मुख्यमंत्री को उतार दे। यानी सारी की सारी जो सुप्रीम पावर है वो किसके हाथ में है, जनता के हाथ में है। तो ऐसे देश को हम क्या बोलते हैं, लोकतांत्रिक देश बोलते हैं, डेमोक्रेसी। लोकतंत्र को सुविधा के लिए दो भागों में विभाजित किया जाता है। लोकतंत्र को हम सुविधा के लिए दो भागों में बांट देते हैं। एक जिसको आप बोल देंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और एक आपका हो जाएगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यानी लोकतंत्र के कितने प्रकार हैं, तो लोकतंत्र दो प्रकार का है। एक तो होता है आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और एक आपका जो हो जाता है वो हो जाता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, जब जनता प्रत्यक्ष रूप से कानून निर्माण में भाग ले तो उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। देखिए इसका मतलब क्या होता है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सीधा सा अर्थ होता है कि जब कानून कोई भी बनाया जाएगा तो एक एक व्यक्ति से, जनता से पूछा जाएगा, तो उसको हम बोल देते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता से नहीं पूछा जाएगा, बल्कि एक चुनाव के माध्यम से जनता में से कुछ प्रतिनिधि निकाल लिए जाएंगे। जैसे मान के चलिएगा कि ये यहाँ पर 1000 लोग हैं, एक किसी देश है, कोई देश, यहाँ पर 1000 लोग हैं। एक देश हमने ये मान लिया है, यहाँ पर भी क्या है, 1000 लोग हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जब हम कोई कानून बनाएंगे, कोई नियम बनाएंगे, कोई हमने कानून बनाया, कोई नियम बनाया, तो यहाँ हमने 1000 के 1000 लोगों से क्या ली, हमने सलाह ली। 1000 के 1000 लोगों से हमने पूछा कि भाई हम ये नियम कानून बनाने के लिए जा रहे हैं, ये नियम कानून सही है, गलत है, क्या इसका प्रारूप होना चाहिए। तो हमने प्रत्येक व्यक्ति से यहाँ पर पूछा, तो इसको हम बोल देंगे कि यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर हमने इन 1000 लोगों से प्रतिनिधि चुन लिए, हमने 100 या 10 प्रतिनिधि हमने चुन लिए। इन 10 प्रतिनिधि हमने किस में से चुने, इस 1000 लोगों में से चुने हैं।
इन 1000 लोगों की सहमति से ही हमने चुने हैं ये 10 प्रतिनिधि। और जब हमने कानून बनाया तो हमने इन केवल 10 लोगों से पूछ लिया कि बताइएगा ये जो हम कानून बनाने के लिए जा रहे हैं, ये कानून सही है, इसके क्या-क्या डायमेंशंस हो सकते हैं, इसके क्या आपके एक प्रकार से नेगेटिव पहलू हो जाएँगे, क्या इसके पॉजिटिव आयाम हो जाएँगे? तो हमने इन 10 लोगों से केवल पूछ लिया है, तो इसको हम बोल देंगे कि आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष इतना ही होगा, यहाँ पर डायरेक्ट जनता क्या लेगी? भाग लेगी। यहाँ पर डायरेक्ट जनता भाग लेगी और प्रत्यक्ष लोकतंत्र याद रखेंगे छोटे देश में ही चल पाएगा, बड़े देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं चल पाएगा। जैसे भारत की यदि हम बात करें तो भारत की 141 करोड़ की आबादी है और यहाँ पर हम सोचे कि हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र को चला लेंगे, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र यहाँ पर चलना पॉसिबल नहीं है। कब तक हम एक कानून बनाने के लिए 141 करोड़ की आबादी से पूछेंगे कि ये कानून सही है या गलत है? तो ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है असल में ये छोटे देशों के लिए लाभकारी है, लाभदायक है, बड़े देशों के लिए ये विफल हो जाता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जैसे स्वीडन है, यहाँ पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जैसे घाना है, इन देशों में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और भारत में यदि हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र की थोड़ी बहुत झलक देखते हैं, तो जो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, उसमें हम कह सकते हैं कि वहाँ पर एक प्रकार से प्रत्यक्ष लोकतंत्र को देखा जा सकता है। क्योंकि जो ग्राम सभा का चुनाव होता है उसमें जो नियम कानून बनाए जाते हैं वो लगभग प्रत्येक व्यक्ति से वहां पूछ करके ये बनाए जाते हैं। घर घर जाकर के वहां पूछ लिया जाता है एक प्रकार से कि हाँ ये हम बना रहे हैं, ये काम हम कर रहे हैं, ये सही है या गलत है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वहां पर सफल हो पाएगा जहां पर जनसंख्या कम है, आबादी कम है। भारत जैसे देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र को लागू कर पाना असंभव बात हो जाएगी। तो प्रत्यक्ष के बारे में आप समझ पाए होंगे प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या हो जाएगा। और यदि हम अप्रत्यक्ष तंत्र को देखेंगे तो जब जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा सर्वोच्च सत्ता का निर्वाचन किया जाए और फिर वह कानून का निर्माण करे तो उसको हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि 141 करोड़ की आबादी से अगर हम पूछें कि ये कानून सही है या गलत है, ये नियम हम बना रहे हैं, ये नियम सही है या गलत है, तो इस आबादी से हम कब तक ये चीजें पूछेंगे? इसमें तो कहीं ना कहीं वक्त लगेगा पूछने में। और एक कानून को बनाने में हमें 1 साल से ज्यादा लग जाया करेगा, 2 साल लग जाया करेंगे, उतना तो वक्त भी नहीं होता। 5 साल के लिए सरकार हम चुनते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है कि इसमें से हम कुछ प्रतिनिधि निकाल लेते हैं। जैसे मान के चलिएगा 500 प्रतिनिधि हमने इसमें से चुन लिए। अब जो नियम कानून बनाएंगे ये 500 प्रतिनिधि ही बनाएंगे। तो ऐसे कानून को या ऐसे देश में जिस देश में ये नियम कानून बन रहे हैं उसमें हम कह देंगे कि अप्रत्यक्ष क्या है? लोकतंत्र है। निर्माण करे यानी कि जैसे उदाहरण आपका क्या हो जाएगा? भारत में लोकतंत्र तो है लेकिन भारत में जो लोकतंत्र है वो आपका प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं है बल्कि क्या है? आपका अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो उम्मीद है कि आप लोग लोकतंत्र को समझ पाए होंगे कि लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र आपका किस तरीके से काम करता है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है, इस बात को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगला शब्द है गणतंत्र या गणराज्य। देखिए गणतंत्र और गणराज्य लगभग एक ही शब्द है, रिपब्लिक। आप यदि देखेंगे तो हम अपने भारत में रिपब्लिक डे हम कब मनाते हैं? 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। यानी हम जो गणतंत्र हुए थे वो 26 जनवरी 1950 को हुए थे। हम जो गणतंत्र हुए वो 26 जनवरी 1950 को हुए, इसलिए हम 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। तो रिपब्लिक का अर्थ क्या होता है? ऐसा देश जिसके सर्वोच्च शासक का पद वंशानुगत न होकर उसका निर्वाचन एक निश्चित काल के लिए हो तो उसे गणराज्य कहा जाता है। देखिएगा रिपब्लिक का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा देश है वहां का जो सर्वोच्च पद है। जैसे भारत का जो सर्वोच्च पद है वो राष्ट्रपति का है। भारत का जो प्रथम नागरिक है वो राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति का यदि चुनाव हो रहा है, चाहे वो 3 साल के अंतराल पर हो या 4 साल के अंतराल पर हो या 5 साल या 6 साल,
वो अलग अलग देशों में अपना अपना प्रावधान हो सकता है, लेकिन उसका चुनाव हो रहा है और चुनाव के माध्यम से उसको बदला जा रहा है, उसके स्थान पे दूसरा भी आ रहा है। तो हम कह देंगे उस देश में क्या है, लोकतंत्र आपका क्या है, वो जो देश है वो आपका क्या है, गणराज्य है। तो ऐसा देश जिसका सर्वोच्च पद या जिस देश के शासक का सर्वोच्च पद का क्या हो, चुनाव हो, उस देश को हम क्या बोल देंगे, एक प्रकार से गणराज्य बोल देंगे, गणतंत्र बोल देंगे। एक होता है आगे उद्देश्य का शब्द, प्रेम्बल। उद्देश्य का कहिएगा या प्रस्तावना कहिएगा, जब हम संविधान को पढ़ते हैं तो संविधान के फर्स्ट पेज पे आप पाएंगे कि उसकी प्रस्तावना लिखी हुई है, यानी कि हम भारत के लोग, ये प्रस्तावना उसमें लिखी हुई है, हम भारत के लोग। ठीक है, तो ये जो उद्देश्य का है, ये होता क्या है असल में, उस प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, उस प्रस्तावना में ये लिखा हुआ है कि जो भारत देश होगा वो इस प्रकार का होगा, भारत में हम ये न्याय देंगे, भारत में इस प्रकार की क्या होगी, समानता होगी, समता होगी। तो वो सारी चीजें, प्रस्तावना का मतलब है कि पूरा संविधान कैसा होने वाला है वो बहुत कम शब्दों में हमने प्रस्तावना में लिख दिया है। तो प्रस्तावना किसको कहेंगे, संविधान के परिचय पत्र को हम क्या बोल देंगे, एक प्रकार से प्रस्तावना बोल देंगे। संविधान का जो परिचय पत्र है, जैसे उदाहरण के तौर पर हमारा और आपका आधार कार्ड है, तो आधार कार्ड के माध्यम से हम अनुमान लगा लेते हैं कि हम कहाँ के निवासी हैं, ये सारी चीजें आधार कार्ड के माध्यम से पता लगा लेते हैं, बहुत ही कम शब्दों में हम पता लगा लेते हैं। तो वैसे ही संविधान में, संविधान की जो प्रस्तावना है उसके माध्यम से पता लग जाता है कि भारत का जो संविधान है वो किस प्रकार का संविधान है। तो उद्देश्य का संविधान के परिचय पत्र अथवा भूमिका को कहते हैं। जो उद्देश्य का है, जो प्रस्तावना है, वो संविधान का परिचय पत्र है। अगला शब्द है संप्रभुता, यानी कि सोवर्निटी। संप्रभुता, सोवर्निटी, इसका मतलब क्या होता है, ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में स्वतंत्र हो। देखिए, कोई भी ऐसा देश जो खुद के डिसीजन ले रहा है, उस पे किसी दूसरे देश का कोई दबाव नहीं है, उस देश को हम बोल देंगे कि वो देश संप्रभु देश है। जैसे उदाहरण के तौर पे भारत संप्रभु देश है ऐसा माना जाता है, क्योंकि भारत अपने जो आंतरिक निर्णय है, जो आंतरिक डिसीजन है, इंटरनल डिसीजन है, वो स्वयं लेता है, और जो बाह्य डिसीजन है वो भी स्वयं लेता है। इसलिए हम कह देते हैं कि जो भारत देश है वो आपका कैसा देश है, एक प्रकार से संप्रभु देश है। अगला शब्द है पंथ निरपेक्ष, यानी कि सेक्युलर। देखिए, भारतीय संविधान की जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उस प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द आता है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं है, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द है। पंथ निरपेक्ष, क्योंकि कोई भी देश कभी भी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता है, और हम भी यदि हैं तो हम भी धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकते हैं। कोई ना कोई तो धर्म होगा ही होगा। अगर पिता है तो पुत्र धर्म हो जाएगा, पिता धर्म हो जाएगा, पत्नी धर्म हो जाएगा, तो धर्मनिरपेक्ष होता है। पंथ निरपेक्ष हो सकता है कोई भी। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, अर्थात राज्य के भी धर्म क्या होंगे, बराबर होंगे। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा कि हाँ स्पेशल रूप से हम हिंदुइज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, या राज्य का धर्म हिंदुइज्म है, संसद पर हिंदुत्व का झंडा लगा हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, उसके लिए सभी धर्म क्या होंगे, बराबर होंगे। उसी को हम बोल देते हैं पंथ निरपेक्ष देश। पंथ निरपेक्षता को सुविधा के लिए हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। जो पंथ निरपेक्षता है उसको सुविधा के लिए दो भागों में क्या कर देंगे, विभाजित कर देंगे। अब पंथ निरपेक्षता को दो भागों में जब हम डिवाइड करेंगे तो कौन से भाग हो जाएंगे, आप देखिएगा। एक तो होता है सकारात्मक पंथ निरपेक्षता, एक होता है सकारात्मक पंथ निरपेक्षता, और एक आपका हो जाता है नकारात्मक पंथ निरपेक्षता। लेकिन दोनों में क्या होता है, अंतर होता है। तो सेकुलरिज्म को हम कितने भागों में डिवाइड कर देंगे, दो भागों में। एक हो जाएगा पॉजिटिव सेकुलरिज्म और एक आपको हो जाएगा नेगेटिव सेकुलरिज्म। जैसे हम बात करें पॉजिटिव सेकुलरिज्म की, यानी सकारात्मक पंथ निरपेक्षता, तो सभी धर्मों को मान्यता होती है। भारत में जो है वो पॉजिटिव सेकुलरिज्म है,
सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है कि प्रत्येक व्यक्ति भारत में अपने अपने धर्म को मान सकता है, अपने अपने धर्म के अनुसार वो क्या कर सकता है, आचरण कर सकता है। तो भारत में क्या है, भारत में पॉजिटिव सेकुलरिज्म है, नेगेटिव सेकुलरिज्म भारत में नहीं है। तो इसका याद रखेंगे, उदाहरण भारत हो जाएगा। एक होता है नकारात्मक पंथ निरपेक्षता, किसी भी धर्म को मान्यता नहीं, जैसे फ्रांस। फ्रांस में यदि आप फ्रांस देश में यदि आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो अपने धर्म के कपड़े, अपने धर्म की जो एक प्रकार से मर्यादाएं उसको अपने घर पे रख के जाएंगे, वहां पर आप फ्रांस के नागरिक कहलाएंगे। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, आपके धर्म के जो कपड़े हैं आप वो पहन करके कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन वहां पर जब आप देखेंगे तो वहां ऐसा नहीं है, आप अपने धर्म की मान्यताओं को अपने घर में आप रख करके जाएंगे, क्योंकि वहां पर आपका नकारात्मक क्या है, सेकुलरिज्म है। इसके बाद आगे देखेंगे तो पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष शब्दों में अंतर। यहाँ देखिए, पंथ निरपेक्षता को सुविधा के लिए हमने दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, जो अभी हमने किया था, सकारात्मक पंथ निरपेक्षता और आपका नकारात्मक पंथ निरपेक्षता। अब दो शब्द होते हैं, एक तो होता है पंथ निरपेक्ष और एक होता है धर्म निरपेक्ष। आखिर इन दोनों शब्दों में क्या अंतर होता है वो हम थोड़ा सा अंतर समझते हैं। जैसे आप देखेंगे तो एक है पंथ और एक है आपका धर्म। पंथ में और धर्म में आखिर अंतर क्या है? पंथ क्या होता है, मानवीय मूल्यों, जो मानव के मूल्य है, मानवीय मूल्यों को अपनाते हुए ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग ही पंथ निरपेक्ष कहलाता है। देखिएगा, मानवीय मूल्यों को अपनाते हुए ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग ही आपका क्या कहलाएगा, पंथ कहलाएगा। पंथ का मतलब होता है कि आपके कुछ मानवीय मूल्य हैं, उनको मानते हुए आप ईश्वर की प्राप्ति करते हैं, तो वो आपका पंथ कहलाएगा। ये मनुस्मृति में एक प्रकार से परिभाषा दी है। जैसे इस्लाम धर्म हो गया, या इस्लाम पंथ है, सिख भी क्या है, पंथ है। असल में धर्म एक ही है, जिसको हम बोलते हैं सनातन धर्म या हिंदू धर्म। हालांकि दोनों में देखेंगे तो समानता है। तो आप देखेंगे तो बाकी सभी को हम मानते पंथ हैं। पंथ की कुछ विशेषताएं होती हैं। पंथ हम किसको कहेंगे, पंथ की कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे पंथ का एक प्रवर्तक होता है, पंथ किसने बनाया उसका प्रवर्तक होगा। जैसे इस्लाम धर्म मोहम्मद साहब प्रवर्तक हैं, बौद्ध धर्म आप कहेंगे महात्मा बुद्ध, जैन धर्म महावीर स्वामी, यानी इनके कौन है, प्रवर्तक हैं। उसी को हम क्या बोलेंगे, पंथ बोलेंगे। पंथ किसको बोलेंगे, उसका अपना एक क्या होगा, प्रवर्तक होगा, उसकी अपनी एक विशेष पुस्तक भी होगी, उसकी अपनी क्या होगी, एक विशेष पुस्तक होगी, और उसकी विशेष पूजा की पद्धति होगी, और एक कोई विशेष क्या होगा, स्थान होगा। जैसे आप देखेंगे इस्लाम धर्म के बारे में, तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक भी हैं मोहम्मद साहब। इस्लाम धर्म की एक विशेष पुस्तक भी है कुरान। इस्लाम धर्म की आप देखेंगे तो एक पूजा की विशेष पद्धति भी है, और इस्लाम धर्म का आप देखेंगे तो एक विशेष स्थान भी है, जिसको आप बोल देंगे मक्का मदीना। तो ये सारी चीजें जहां भी पाई जाएंगी वो समझ लेना वो धर्म नहीं होगा, वो एक प्रकार से पंथ होगा। तो ये सभी चीजें सिख में भी मिलती हैं, इस्लाम में भी मिलती हैं, बौद्ध में मिलती हैं, और आप देखेंगे तो आपका एक प्रकार से जैन में मिलती हैं। ये सारी चीजें हिंदू में नहीं मिलती हैं, क्योंकि हिंदू एक प्रकार से पंथ नहीं है, एक पद्धति है, एक धर्म है। तो याद रखेंगे पंथ के बारे में, पंथ का मतलब क्या होता है, पंथ की ये कुछ क्या होती है, विशेषताएं होती है। अब यदि आप धर्म को देखेंगे तो धर्म का तात्पर्य धारण करना होता है। धर्म का जो तात्पर्य होता है, धर्म का जो अर्थ होता है वो होता है धारण करना। धर्म का अर्थ कर्तव्य होता है, या में याद रखेंगे धर्म का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, एक प्रकार से कर्तव्य होता है। उदाहरण के तौर पर जैसे हिंदू धर्म, हिंदू एक पद्धति है, हिंदू कोई पंथ नहीं है, हिंदू एक धर्म है, एक जीवन जीने की एक पद्धति है, ऐसा संविधान ने भी माना है। जैसे कुछ उदाहरण से समझेंगे, जैसे मानव धर्म, आपने एक शब्द सुना होगा मानव धर्म। क्या होता है मानव धर्म? तो
मानव धर्म की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे हम कहते हैं ना प्रत्येक व्यक्ति को मानव धर्म को अपनाना चाहिए, उसको मानव धर्म का क्या करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। तो मानव धर्म क्या होता है, मानव धर्म की कुछ विशेषताएं होती है, उस व्यक्ति में धैर्य हो, उस व्यक्ति में क्या हो, धैर्य हो, क्षमा हो उस व्यक्ति में, आत्मनियंत्रण हो, खुद पर कंट्रोल कर ले वो व्यक्ति, विद्या अर्जित करे वो व्यक्ति, और बुद्धि बुद्धि हो, चोरी नहीं, शुद्धता रखे, इंद्रियों पर नियंत्रण रखे, तो हम कहेंगे कि वो व्यक्ति मानव धर्म को अपना रहा है। मानव धर्म क्या है, मानव धर्म, मानव धर्म में ये कुछ 5-6 विशेषताएं हैं। वो व्यक्ति धैर्यवान हो, वो व्यक्ति आत्म नियंत्रित हो, अपनी आत्मा पर वो नियंत्रण कर ले, विद्या अर्जित करे, बुद्धि हो उसके पास में, चोरी ना करे, शुद्धता रखे और इंद्रियों पर नियंत्रण रखे, तो हम कहेंगे कि वो व्यक्ति मानव धर्म का क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। अब देखिए जैसे पुत्र धर्म होता है, पत्नी धर्म होता है, तो ये कुछ धर्म, जैसे पुत्र धर्म का मतलब क्या होता है, माता पिता की सेवा करना। तो धर्म में और पंथ में असल में क्या है, दोनों में अंतर है। इसीलिए हमारे भारत में पंथ निरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में जोड़ा गया है, धर्म निरपेक्ष नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी धर्म निरपेक्ष नहीं हो सकता है, पंथ निरपेक्ष हो सकता है। तो उम्मीद है पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष शब्दों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इसके बाद आप देखेंगे आगे, नोट में याद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू शब्द, ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसने हिंदू शब्द को धर्म नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट हिंदू शब्द को धर्म नहीं मानता है, बल्कि भारतीय परंपरा एवं मानवीय जीवन शैली का परिचायक माना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए हिंदू जो है ना, हिंदू असल में कोई धर्म नहीं है, ये जीवन जीने की एक पद्धति है। हिंदू क्या है, जीवन जीने की एक पद्धति है, एक सिस्टम है, जीवन को कैसे जिया जाए। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने मानी है। एक शब्द होता है समानता और एक शब्द होता है समता, दोनों को साथ में समझेंगे। देखिएगा, समानता इक्वलिटी, समता इक्विटी, दोनों में अंतर होता है। समानता का अर्थ एक जैसा होना या बराबर होना होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये एक व्यक्ति है, इस एक व्यक्ति पे मान के चलिए ऑलरेडी 100 रुपए हैं और इस एक व्यक्ति पे ऑलरेडी 50 रुपए हैं। अब हमने इसको भी 100 रुपए दे दिए और इसको भी 100 रुपए दे दिए, तो हमने कहेंगे कि हमने क्या किए, समानता कर दी दोनों में। क्या असल में समानता हो पाई है? आप कहेंगे नहीं, एक पे 200 हो गए हैं, एक पे 150 रुपए हो गए हैं, समानता तो नहीं हो पाई है। तो समानता का मतलब होता है दोनों को बराबर देना। समानता का अर्थ क्या होता है, दोनों को बराबर रूप से देना। समता का अर्थ क्या होता है, समता का अर्थ होता है कि इस पे 100 रुपए दे देने हमने, इसको 150 दे दिए हैं, तो अब आप कहेंगे कि सर दोनों पे 200 रुपए हो गए, दोनों में बराबर हो गया। तो इसको बोलते हैं हम समता। अब एक उदाहरण से समझेंगे। तो समता का तात्पर्य परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार निर्णय लेकर बराबर करना होता है। देखिएगा एक उदाहरण से आप समझेंगे, जैसे इसको आप देखिएगा, ये एक क्रिकेट का मैदान है, यहाँ पर खेल हो रहा है और 3 लोग ये खेल देखने के लिए गए हैं। एक व्यक्ति ये गया है, एक व्यक्ति ये है, ये फर्स्ट वाला व्यक्ति है, ये सेकंड व्यक्ति है और ये थर्ड व्यक्ति है। इन तीनों के नीचे के डब्बे अभी मान के चलेंगे, ये तीनों डिब्बे हमने हटा दिए हैं। तो इन तीनों डब्बों में से हटाने के बाद में ये वाला व्यक्ति क्रिकेट को देख सकता है, इस खेल को देख सकता है। ये वाला व्यक्ति नहीं देख सकता, ये भी नहीं देख सकता। तो इनमें तीनों में क्या है, असमानता है। तीनों में क्या है, असमानता है। अब तीनों को हमने बराबर ऊंचाई के डब्बे दे दिए हैं, ये तीनों को डब्बे क्या दिए, बराबर दे दिए हैं, और हमने कह दिया साहब हमने कर दी समानता। हमने किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया, हमने किसी के साथ में कोई पक्षपात नहीं किया है। उसको भी एक डब्बा दे दिया बराबर ऊंचाई का, इसको भी बराबर ऊंचाई का डब्बा दे दिया और इसको भी बराबर ऊंचाई का क्या दे दिया, डब्बा दे दिया।
लेकिन आप लोग बताइए, क्या इसको बराबर ऊंचाई का डब्बा इन दोनों के बराबर मिलने से कोई लाभ हो पाया है? ये अभी खेल देख रहा है तो इसको अभी भी खेल नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसको जब अभी भी खेल नहीं दिखाई दे रहा है तो इस डब्बे के मिलने का क्या ही फायदा हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। इसको इस डब्बे के मिलने से कोई भी फायदा नहीं हुआ। हमने असल में तो समानता कर दी है तीनों में कि हमने तीनों को बराबर डब्बे दे दिए हैं, लेकिन तीनों को बराबर डब्बे देने के बावजूद भी इसको कोई फायदा नहीं हो पाया है। तो ऐसे को हम बोलते हैं कि ये हमने क्या कर दी है? समानता कर दी है। समता क्या होगा? समता का अर्थ हो जाएगा कि हमने ये 3 डिब्बे थे हमारे पास में, इसकी हाइट ठीक ठाक वाली थी, ये बिना डब्बा मिले भी देख सकता था, तो हमने इससे डब्बा ले लिया और इसको हमने ऐसे रहने दिया, इसका डब्बा लेकर के हमने इसको दे दिया। तो अब इसके पास में 2 डब्बे हो गए, इसके पास में 1 डब्बा हो गया और अब तीनों ही क्या है? बराबर रूप से देख पा रहे हैं। तो हम कहेंगे कि ये हमने क्या कर दी है? यहाँ समता कर दी है। तो समता का सीधा सा अर्थ क्या होता है? समता का अर्थ होता है कि जिसके पास में नहीं है और जिसके पास में अधिक है, अधिक वाले से छीनना नहीं है, अधिक वाले से कुछ लेकर के कम वाले को दे देना है और दोनों को बराबर कर देना, उसी को हम बोल देंगे वो समता है। तो समानता और समता में अंतर समझ पाए होंगे। एक डायग्राम आप और देखेंगे तो जैसे यहाँ देखिएगा, ये असमानता है, ये एक वृक्ष लगा हुआ है, इस पे फल लगे हुए हैं और यहाँ देख पा रहे हैं आप कि यहाँ की ऊंचाई और यहाँ की ऊंचाई में असमानता है। यहाँ की ऊंचाई में और यहाँ की ऊंचाई में क्या है? असमानता है। और यहाँ देखेंगे तो अब हमने इसको भी बराबर ऊंचाई की सीढ़ी पकड़ा दी है और इसको भी बराबर ऊंचाई की सीढ़ी पकड़ा दी है। तो जब इसको और इसको दोनों को बराबर ऊंचाई की सीढ़ी हमने पकड़ाई तो इसने फल तोड़ लिए, लेकिन इसके फल अभी भी हाथ नहीं आए हैं। तो हम कहेंगे हमने तो समानता की है, हमने तो दोनों को बराबर ऊंचाई की सीढ़ी पकड़ाई थी। लेकिन क्या इसको कोई फायदा हुआ? इस सीढ़ी का नहीं हुआ। तो इस समानता से कोई लाभ नहीं हुआ। लाभ इसको कब हुआ? इसको फल ये कब मिले? जबकि इसको कम ऊंचाई की और इसको ज्यादा ऊंचाई की हमने जब सीढ़ी पकड़ाई तो अब दोनों को लाभ हो गया। तो हम बोलेंगे कि हमने दोनों के बीच में समता स्थापित कर दी है कि इसको कम ऊंचाई पे फल हाथ आ गए, इसको ज्यादा ऊंचाई पे, तो इसको हमने ज्यादा ऊंची सीढ़ी पकड़ा दी है। इसको बोल देंगे कि ये क्या है? समता है। बाकी ये न्याय है, ये आपका कोई संबंध नहीं इससे। तो समानता और समता में अंतर आप समझ पाए होंगे। इसके बाद बाद में आप देखिएगा तो एक शब्द है आपका राज्य, स्टेट। राज्य किसको कहते हैं? तो राज्य होने की निम्नलिखित शर्तें होती हैं। कोई राज्य राज्य है या नहीं है, उसकी कुछ शर्तें होती हैं। क्या शर्तें हैं राज्य होने की? कि उसमें एक जनसंख्या होगी। राज्य हम उसको कहेंगे जिसके पास में क्या होगी? जनसंख्या होगी। निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होगा और संगठित सरकार होगी और साथ में क्या होगी? संप्रभुता होगी। राज्य होने की कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ शर्तें हैं, और वो शर्तें क्या हैं? ये शर्तें हैं, जनसंख्या होनी चाहिए, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। अगर आप राज्य स्थापित करेंगे कोई ना कोई क्षेत्र तो होना चाहिए उसमें, संगठित सरकार, वहां पर सरकार होनी चाहिए और संप्रभुता होनी चाहिए। तो हम बोल देंगे कि वो क्या है? राज्य है। तो आप राज्य को उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। राज्य के बाद में आप आगे देखेंगे तो उसके बाद में जो अगला शब्द है वो है आपका राष्ट्र। तो राष्ट्र असल में कुछ ऐसा नहीं है, राष्ट्र एक मानसिक, काल्पनिक एवं भावनात्मक अवधारणा है। बाकी राष्ट्र में कुछ ऐसा है नहीं। जैसे भारत राष्ट्र हो गया, अमेरिका राष्ट्र होगा, ये एक भावनात्मक, एक प्रकार से मानसिक क्या है? अवधारणा है। अगला शब्द है शासन, गवर्नेंस। शासन क्या होता है? शासन का शाब्दिक अर्थ आज्ञा तथा आदेश होता है। देखिए शासन का मतलब होता है एक प्रकार से आज्ञा या आदेश, यानी ऑर्डर। किसी देश अथवा क्षेत्र में निवास करने वाले नागरिकों को शांति एवं व्यवस्था बनाने के लिए बाध्यकारी नियमों को जारी करने की प्रक्रिया ही शासन कहलाती है। किसी देश में कुछ नागरिक रह रहे हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए जो ऑर्डर दिया जाएगा, जो आदेश दिया जाएगा, उसी को हम क्या बोल देंगे? शासन बोल देंगे। एक शब्द होता है प्रशासन। देखिए शासन शब्द में ही प्र लगा दिया है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन।
प्रशासन शब्द में प्रय उपसर्ग लगने से प्रशासन शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये जो प्रशासन शब्द है ये कैसे बना है? प्रय उपसर्ग लगने से बना है। आप यदि उपसर्ग के बारे में जानते होंगे तो उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द के प्रारंभ में लगता है। जो शब्द के प्रारंभ में लगेगा वो उपसर्ग बोलते हैं हम उसको। यदि आप हमारी हिंदी की क्लास ले रहे होंगे तो उसमें आप समझ पाएंगे। प्रय उपसर्ग लगने से उत्पत्ति हुई। प्रय का अर्थ होता है विशिष्ट रीति से शासन करना। प्रशासन का मतलब होता है किसी स्पेसिफिकेशन के माध्यम से शासन करना, यानी प्रय यानी विशेष रूप से शासन करना ही आपका क्या कहलाता है? प्रशासन कहलाता है। या आधुनिक अर्थ में अगर आप देखेंगे तो आधुनिक अर्थ में सरकार द्वारा निर्मित नीतियों, योजनाओं एवं कानूनों को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? आपकी प्रशासन कहलाती है। तो ये कुछ प्रशासन के बारे में याद रखेंगे। प्रशासन के बाद में अगला शब्द है, एक शब्द आप सुनेंगे सुशासन। सु का मतलब होता है अच्छा, यानी कि गुड गवर्नेंस। सरकार द्वारा बेहतर तरीके से नागरिकों के कल्याण एवं विकास के लिए नीतियों को निर्मित करना ही आपका और उनको क्रियान्वित करवाना ही आपका क्या कहलाता है? सुशासन कहलाता है। सुशासन का अर्थ होता है गुड गवर्नेंस, अच्छा शासन, यानी सरकार द्वारा बेहतर तरीके से नागरिकों के कल्याण एवं विकास के लिए नीतियों को निर्मित करना एवं क्रियान्वित करवाना ही आपका क्या कहलाता है? सुशासन कहलाता है। एक होता है ई शासन। ये ई शब्द आप कई बार सुनेंगे, ई गवर्नमेंट, ई कोर्ट, ई चालान, ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। तो ई गवर्नेंस का मतलब क्या होता है? डिजिटल तरीके से, ई का मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है एक प्रकार से। तो डिजिटल तरीके से सरकारी योजनाओं एवं नीतियों को क्रियान्वित करना आपका क्या कहलाएगा? ई शासन कहलाएगा। डिजिटल माध्यम से अगर हम शासन कर रहे हैं तो उसको हम ई शासन बोल देंगे। स्मार्ट शासन एक होता है, स्मार्ट शासन। तो स्मार्ट शासन का मतलब होता है हमारे पास में कम संसाधन है और हम उससे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो हम उसको स्मार्ट शासन बोल देते हैं। कम संसाधनों के माध्यम से अधिकाधिक, कम संसाधनों के माध्यम से अधिकाधिक जनता को लाभ पहुंचाने के लिए निर्मित एवं क्रियान्वित बेहतर नीतियां स्मार्ट शासन के अंतर्गत आती हैं। हमारे पास में कम संसाधन थे, हमारे पास में कम संसाधन थे और हमने उससे बेहतर प्रदर्शन किया सिस्टेमेटिक तरीके से, तो उसको हम बोल देते हैं एक प्रकार से स्मार्ट शासन। अगला शब्द है अधिकार, राइट। राइट क्या होता है? सामाजिक रूप से स्वीकृत एवं कानून द्वारा मान्यता प्राप्त वह दावे जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आधारभूत एवं अपरिहार्य हो। देखो राइट क्या होता है? अधिकार। राइट का मतलब होता है अधिकार। जैसे उदाहरण के तौर पर हम हैं तो हमारा ये अधिकार है कि जो हमारे पिता की संपत्ति होगी वो हमारी होगी, ये हमारा राइट है। और अगर हमें पिता की संपत्ति नहीं मिलती है तो हम एक प्रकार से केस कर सकते हैं, कोर्ट केस हम कर सकते हैं। तो ऐसे दावे, ऐसे अधिकार जिनको लेकर के हम कोर्ट केस कर सकते हैं, सभी आपके क्या कहलाते हैं? राइट कहलाते हैं। तो राइट के बारे में याद रखेंगे, अधिकार किसको बोलते हैं। फिर आगे एक शब्द है मूल अधिकार। जब आप संविधान को पढ़ेंगे तो संविधान का भाग नंबर 3 फंडामेंटल राइट, ये भाग नंबर 3 में हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार क्या होते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत प्रदत्त अधिकार जिनके उल्लंघन होने पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में दावा किया जा सकता है, मूल अधिकार कहलाते हैं। मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। तो वो जितने भी मूल अधिकार हैं उनको लेकर के अगर वो उनमें से कोई पूरा नहीं हो रहा है या मूल अधिकार को लेकर के कोई भेदभाव हो रहा है तो हम सीधे कोर्ट में जाकर के, और कोर्ट में भी सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत। तो ऐसे सभी अधिकारों को हम क्या कह देंगे? मूल अधिकार कह देंगे। एक था संवैधानिक अधिकार।
कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, यानी वे अधिकार जिनका उल्लेख संविधान में किया गया हो, वे अधिकार जिनका उल्लेख संविधान में किया गया हो, वो आपके क्या कहलाएंगे? मूल अधिकार कहलाएंगे। वो कहलाएंगे संवैधानिक अधिकार। उदाहरण के तौर पे मूल अधिकार। ये जो मूल अधिकार हैं, ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये आपके संवैधानिक अधिकार भी हैं, क्योंकि इनका उल्लेख क्या है? संविधान में किया गया। देखो, कोई भी चीज संवैधानिक तब होती है जब उसका उल्लेख संविधान में कर देते हैं। जैसे मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान में किया गया है, तो हम कह देंगे ये एक प्रकार से क्या है? संवैधानिक अधिकार है। फिर अगला शब्द है नागरिक अधिकार, सिविल राइट। नागरिक अधिकार क्या होता है? वे अधिकार जो एक नागरिक होने के नाते प्राप्त हो, वे अधिकार जो एक नागरिक होने के नाते प्राप्त हो, नागरिक अधिकार कहलाते हैं। देखिए, किसी भी देश में जो अधिकार होते हैं वो नागरिकों के लिए कुछ विशेष भी होते हैं कि हाँ, ये केवल उस भारतीय नागरिक को दिया जाएगा। जैसे अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो कुछ अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो जो भारतीयों को प्राप्त है उनको हम क्या बोल देंगे? नागरिक अधिकार बोल देंगे। उदाहरण के तौर पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये सभी नागरिक अधिकार हैं, क्योंकि ये उसी को मिलेंगे जो भारत का क्या होगा? नागरिक होगा। तो नागरिक अधिकार को भी आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट है नागरिक अधिकार के बाद में मानव अधिकार, यानी कि ह्यूमन राइट। ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं? एक मानव होने के नाते प्राप्त होने वाले अधिकार जिसमें नागरिकता अथवा राष्ट्र की भौगोलिक सीमा जैसी कोई शर्त सम्मिलित नहीं होती, मानव अधिकार होते हैं। देखो, मानव अधिकार का मतलब क्या है? मानव अधिकार एक मानव होने के नाते प्राप्त होते हैं। जैसे हमारा मानव अधिकार है कि अगर हम गुजर करके जा रहे हैं, सपोज दैट हम कहीं को गुजर करके जा रहे हैं और हम बाइक से जा रहे हैं, तो हमें कोई बुजुर्ग मिलता है तो हम उसको बैठाएं ना बैठाएं, वो हमारा अधिकार है, वो हमारा मानव अधिकार है। अगर हमने उसको बिठा लिया तो हम कहेंगे एक प्रकार से वो हमारा मानव अधिकार है। हमारी मर्जी है, हम उसको बैठा भी सकते हैं, नहीं भी बैठा सकते हैं, तो वो हमारा क्या है? मानव अधिकार है। कर्तव्य एक होता है, ड्यूटीज, कर्तव्य। देखो, जब आपको कोई अधिकार देता है तो आपके भी कुछ कर्तव्य होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपके पिता की संपत्ति आपकी हो जाएगी आपके पिता के न होने पर, तो आपके भी कुछ कर्तव्य होंगे कि आप उनकी सेवा करें, आप उनको समय पे खाना दें। तो वो सभी आपके क्या हो जाएंगे? एक प्रकार से कर्तव्य हो जाएंगे, ड्यूटीज हो जाएंगी। तो कर्तव्य का अर्थ होता है किसी देश अथवा राज्य के नागरिक होने के नाते व्यक्ति के जो दायित्व होंगे उसको जो काम करना ही है। जैसे झंडे का सम्मान करना हमारे लिए एक कर्तव्य है, संविधान का सम्मान करना हमारे लिए एक कर्तव्य है, देश की जो सामाजिक संपत्ति है उसका सम्मान करना हमारे लिए कर्तव्य है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? कर्तव्य हो जाएंगे। आगे है संसद, पार्लियामेंट। संसद क्या होता है? देखिए, संसद को सामान्य भाषा में विधायिका कहा जाता है। संसद को हम सामान्य तौर पर विधायिका बोल देते हैं, क्योंकि संसद ही कानून बनाती है। अब संसद को जब आप देखेंगे तो संसद के 3 अंग होते हैं। एक तो होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा और एक होता है राष्ट्रपति। ये 3 क्या होते हैं? संसद के अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इनको हम आगे डिटेल में समझेंगे। लोकसभा के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, राज्यसभा के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, राष्ट्रपति क्या क्या काम करता है राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हम आगे जानेंगे। अब समझ लेते हैं विधायिका, लेजिस्लेटिव। विधायिका क्या होती है? देखिएगा, किसी भी देश में जो बॉडीज होती हैं वो 3 बॉडीज होती हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी। किसी भी देश में 3 बॉडी होती हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी। तीनों का अलग अलग काम होता है। जैसे विधायिका, लेजिस्लेटिव की बात करें तो यह कानून बनाने वाली संस्था है, अर्थात किसी भी देश के लिए कानून बनाने का जो दायित्व है वो विधायिका के पास होता है। विधायिका असल में क्या है? बहुत सारे चुने हुए प्रतिनिधियों का समूह है।
और वो जो विधायिका होती है वही किसी देश के लिए क्या करती है, कानून बनाती है। विधायिका क्या होती है, विधायिका किसी भी देश के लिए कानून बनाती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, विधायिका बोल देते हैं। तो कानून बनाएगा कौन, विधायिका। कानून को लागू कौन करेगा, कार्यपालिका। यानी विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करवाने का दायित्व किसका होता है, कार्यपालिका का होता है। जिससे राष्ट्रपति देखेंगे, प्रधानमंत्री देखेंगे तो ये कार्यपालिका है। हालांकि ये विधायिका के रूप में भी काम करते हैं भारत के अंदर, लेकिन ये कार्यपालिका के रूप में भी कार्य करते हैं। और याद रखेंगे आगे, एक होता है न्यायपालिका, जुडिशियरी। यदि बनाए गए कानूनों पर कोई विवाद हो जाए या उसको लागू करने में कोई उसका उल्लंघन कर दे तो उसको न्याय देने का कार्य न्यायपालिका का होता है। तीनों को ध्यान से समझिएगा। विधायिका का मतलब होता है कानून को बनाना, कार्यपालिका का मतलब होता है कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का मतलब होता है न्याय देना। अगर ये जब आप प्राचीन काल में जाएंगे, हिस्ट्री को आप पढ़ेंगे तो हिस्ट्री में आप देखेंगे तो ये तीनों ही चीजें राजा के हाथ में हुआ करती थी। और जब ये तीनों चीज किसी एक व्यक्ति के हाथ में पहुंच जाएंगी, यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों चीजें जब किसी एक व्यक्ति के हाथ में पहुंच जाएंगी तो फिर वो व्यक्ति निरंकुश हो जाता है, वो व्यक्ति शक्तिशाली हो जाता है। तो भारत में जब आप देखेंगे तो विधायिका का कुछ भाग कार्यपालिका है, कार्यपालिका का कुछ भाग विधायिका है। भारत में ऐसा होता है, लेकिन न्यायपालिका भारत में बिल्कुल क्या है, अलग ही है। तो विधायिका का मतलब कानून को बनाना, कार्यपालिका का मतलब कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का मतलब होता है न्याय देना। इसके बाद आप आगे देखेंगे तो आज की जो क्लास है वो आज की क्लास में आप लोगों ने संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण शब्दों को आपने समझा है, और हमें पूरी पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो संविधान से जुड़े महत्वपूर्ण शब्दावली हैं ये अच्छे से समझ आ गई होंगी। आप पेन कॉपी को क्लास में साथ में लेकर के बैठिएगा और साथ में आप उसको नोट डाउन भी करते हुए चलिएगा। जिस सिस्टेमेटिक तरीके से हम आपकी क्लास से ले रहे हैं, आपको उसी सिस्टेमेटिक तरीके से अपने नोट्स को बनाते हुए चलना है। तो ये कुछ आपके चैनल के बारे में। आपके चैनल का नाम है अद्वैत ACI, ये आपके चैनल का नाम है। जब आप इसको सर्च करेंगे यूट्यूब पर तो आपको ये सर्च बार में नजर आ जाएगा। तो प्यारे साथियों, कैसी लगी आज की ये क्लास, कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताएं। और आपके जो भी सहपाठी हैं, जो भी सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले पाएं। इससे आगे की क्लास अब आपको डे बाय डे मिलती रहेंगी, तो आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। जो भी पॉलिटी पर, यानी इंडियन पॉलिटी पर अच्छी पकड़, एक मजबूत पकड़ बनाना चाह रहे हैं, वो सभी लोग इस क्लास से जुड़ जाइएगा, इस चैनल से आप लोग जुड़ जाइएगा। जब तक हम यहाँ पर है ट्रेनिंग पर, जब तक नहीं जाते हैं तब तक आपको डे बाय डे क्लासें मिलती रहेंगी। तो कैसे लगी आज की क्लास जरूर बताइएगा कमेंट करके। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।